गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है 8 मार्च 2019 और आज से करंट अफेयर के जितने भी रिलेटेड इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उसी के बारे में चर्चा करेंगे और उससे रिलेटेड फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों ये वीडियो स्टार्ट से एंड तक जरूर देखिएगा और अंत में आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा और आपके दोस्तों में जितने भी फेसबुक और व्हाट्सएप अकाउंट है उसमें ये वीडियो की लिंक ज़रूर शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर जी के 2020 की ओर से। तो दोस्तों आज के करंट अफेयर में आपको क्या मिलने वाला है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अरावली पर्वत श्रृंखला जो हाल ही में अखबारों में है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, बाधित लोगों के अनुकूल सिक्कों की नई श्रृंखला जो हाल ही में हमारे प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च की है, कीरू पनबिजली परियोजना, जल परिवहन एयरबोट सेवा का शुभारंभ हुआ है, T20 इंटरनेशनल रैंकिंग में कौन सा देश प्रथम पायदान पर है, ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप जो हाल ही में शुरू हुई है उसी के बारे में, इंडिया 2019 वार्षिकी संदर्भ और भारत 2019 की पुस्तक जो हाल ही में हमारे प्रसारण मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई है उसी के बारे में, और आज के इस करंट अफेयर में ये भी बातें हम जानेंगे। कैंसर शोध पहल पर समझौता ज्ञापन हमारे देश ने किस देश के साथ किया है उसी के बारे में, 500 से अधिक शहरों में मैराथन दौड़ का जो आयोजन होने वाला है उसी के बारे में, वीडियो गेम जो हाल ही में सिर दर्द बनी हुई है वो पबजी उसी के बारे में, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के बारे में, भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है उसी के बारे में, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल के कमेटी के हाल ही के चेयरमैन कौन बने हैं उसी के बारे में, और आईसीसी, लेकिन एआईसीसी और एआईसीसी में भिन्नता है। एआईसीसी એટલે इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यानी कि अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय, उसी के बारे में भी बात करेंगे। तो दोस्तों यदि आप हमारी जी के 2020 चैनल पर नए हैं और आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो दोस्तों हमारी ये यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाजू में एक बेल आइकन की निशानी है, वहां उसे प्रेस कर दीजिएगा और आपके दोस्तों को ये लिंक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और आज के करंट अफेयर की पीडीएफ फाइल मैंने यहाँ डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, वहां से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में अरावली पर्वत श्रृंखला के संरक्षण से संबंधित कानून में संशोधन करके इस पर्वतीय श्रृंखला के एक अहम हिस्से को वाणिज्यिक गतिविधियों के लिए उपलब्ध करा दिया गया है? तो दोस्तों हाल ही में हरियाणा सरकार ने ये अरावली पर्वत श्रृंखला के एक हिस्से को वाणिज्यिक गतिविधियों के लिए उपलब्ध करा लिया है, यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है, हरियाणा। और सुप्रीम कोर्ट ने मना किया था, फिर भी हरियाणा सरकार ने उसका विरोध करके फिर भी ये हिस्सा वाणिज्यिक गतिविधियों के लिए यूज में लेने का निर्णय ले लिया है, यानी कि ये काफी चर्चा में है। मैं आपको ये मैप के जरिए समझाना चाहता हूँ। तो आप ये भारत का मैप देखिए और यहाँ दिखाई गई है अरवल्ली रेंज किन किन राज्यों से संबंधित है। तो दोस्तों यहाँ हरियाणा में तो थोड़ा सा ही हिस्सा है अरवल्ली रेंज का, लेकिन दिल्ली के बाद ज्यादातर हिस्सा राजस्थान में और वहां से थोड़ा सा हिस्सा गुजरात में, यानी कि अरवल्ली रेंज किन 4 स्टेट के बीच डिवाइडेड है? तो हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और गुजरात, ये भी आपको याद रखना है। और यहाँ किस तरह इश्यू आया है वो भी मैं आपको बता रहा हूं। तो दोस्तों राज्य सरकार ने न केवल अपने ही कदम से उपजी विभिन्न जटिलताओं को अनदेखी की है, बल्कि उसने सर्वोच्च न्यायालय की निषेधाज्ञा का भी स्पष्ट उल्लंघन किया है। अरावली पर्वत श्रृंखला के पर्यावरण को बचाने के लिए इन पहाड़ियों तथा आसपास के क्षेत्रों में तमाम गैर वानिकी गतिविधियों को ये अंजाम देने का प्लान बना लिया है हरियाणा सरकार ने। आप मैप में भी देख सकते हैं, ये हमारा इंडिया और इंडिया पे यहाँ दिल्ली से यहाँ अरावली पर्वत श्रृंखला है
उसी के बारे में। तो एक गैर वानिकी गतिविधियों है उसी को प्रतिबंधित कर देना चाहिए। तो दोस्तों 692 किलोमीटर लंबी अरावली पर्वत श्रृंखला दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात तक फैली है। यह भारी प्रदूषण वाले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए बड़ी राहत है। तो दोस्तों ये अरावली पर्वत रेंज है और वो हमारी दिल्ली की प्रदूषण को कम करने में काफी योगदान देती है अरावली श्रृंखला। इसके अलावा यह थार मरुस्थल के विरुद्ध एक प्राकृतिक कवच का भी काम करती है। तो दोस्तों यहाँ थार का जो रेगिस्तान आया हुआ है वो गर्म हवा है, उसे रोककर भारत के अन्य हिस्सों में पहुंचने नहीं देती है। तो यानी कि इस तरह की ये रेंज है अरावली पर्वतमाला। तो उसी के बारे में हाल ही में चर्चा हो रही है, उसी पर आपकी नजरें जमी रहनी चाहिए। और भारतीय, हम अरावली की ही बात कर रहे हैं, भारतीय वन जीव संस्थान के 2017 के एक अध्ययन में कहा गया है कि अरावली पहाड़ियों को हरियाणा में आने वाले हिस्से देश का सबसे कमजोर वन क्षेत्र है। तो दोस्तों आप ये में 3D इमेज देखिए, यहाँ है गुजरात और गुजरात से यहाँ अरावली की पर्वतमालाएं आगे बढ़ती हुई दिल्ली और हरियाणा तक जाती है। तो दोस्तों ये अरावली रेंज है और यहाँ ये जो हिस्सा है हरियाणा का, वहाँ वन क्षेत्र काफी कमजोर है, काफी घने, वहां पे जंगल नहीं है। तो दोस्तों हरियाणा 3.59% वन क्षेत्र के साथ देश में सबसे कम हरियाली वाला राज्य है। तो ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, सबसे कम हरियाली वाला स्टेट कौन सा है जिसमें घने जंगल ही नहीं है। तो दोस्तों सिर्फ 3.59 फॉरेस्ट ओनली फॉर हरियाणा में है, ये आपको याद रखना है। दोस्तों हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक अचूक बनता है। हम दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस हर साल 8 मार्च को मनाया जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। और दोस्तों आज ही है 8 मार्च और आज मनाया जाएगा अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस। लेकिन कोई भी दिन मनाया जाता है तो उसकी स्पेशल थीम होती है। तो दोस्तों इस साल की थीम क्या है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों ये इमेज में देखिए, इस साल की थीम रखी गई है बैलेंस फॉर बेटर। जी हाँ दोस्तों 2019 के अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की थीम क्या रखी गई है? फिर से मेरे साथ बोलिए, बैलेंस फॉर बेटर। तो दोस्तों बैलेंस फॉर बेटर इज द थीम फॉर दिस ईयर इंटरनेशनल वुमेन्स डे। तो ये आपको याद रखना है। यहाँ बात आती है अंतरराष्ट्रीय महिला दिन की, तो उसी के बारे में हम ज्यादा जानते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, हर साल 8 मार्च को मनाया जाता है। विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं के प्रति सम्मान, प्रशंसा और प्यार प्रकट करते हुए इस दिन को महिलाओं के आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक उपलब्धियों के उपलक्ष्य में उत्सव के तौर पर मनाया जाता है। दोस्तों उत्सव के तौर पर, इसलिए यहाँ नाम रखा गया है इंटरनेशनल वुमेन्स डे फेस्टिवल, यानी कि उत्सव। तो ये आपको याद रखना है। तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। प्रधानमंत्री ने 7 मार्च को नई दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किस शहर में मेट्रो ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है? तो दोस्तों मेट्रो ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर हमारे प्राइम मिनिस्टर ने रवाना किया है नागपुर में, और वो भी किस तरह? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। और यहाँ मेट्रो ट्रेन की बात आती है और प्राइम मिनिस्टर की। तो दोस्तों ये देखिए इमेज में मेट्रो ट्रेन जो हाल ही में नागपुर में शुरू किया गया है। तो प्रधानमंत्री ने कहा कि इस परियोजना का शिलान्यास भी मैंने किया था और इस परियोजना का उद्घाटन भी मैं कर रहा हूं। और उसी के साथ उसने एक शब्द और दोहराया कि 2014 तक देश में मेट्रो का नेटवर्क सिर्फ 250 किमी था और हाल ही में हमारे देश में मेट्रो का नेटवर्क हो गया है 650 किमी तक। तो दोस्तों ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। तो चौथा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। हाल ही में किसने नई दिल्ली में दृष्टि बाधित लोगों के अनुकूल सिक्कों की नई श्रृंखलाओं को जारी किया है? तो दोस्तों दृष्टि बाधित लोगों की
लोगों के लिए अनुकूल सिक्कों की नई श्रृंखला जारी की है हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। और दोस्तों ये बात आप इमेज के जरिए अपने दिमाग में बैठा लीजिए। तो दोस्तों ये देखिए, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने हाल ही में दृष्टिबाधित लोगों के लिए सिक्कों की नई श्रृंखला लॉन्च की है और उसी का ये आपको इमेज में दिख रहा है। और यहाँ इमेज में आपको हमारे वित्त मंत्री अरुण जेटली साहब भी दिख रहे हैं। तो दोस्तों ये देखिए, ये सिक्के 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये और 20 रुपये के मूल्य के हैं और इन्हें नई श्रृंखलाओं के हिस्से के रूप में जारी किया गया है। सिक्कों की डिजाइनिंग राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मीटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा वित्त मंत्रालय उसी ने ये सिक्कों की डिजाइन तैयार की है। और इस अवसर पर हमारे केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली साहब और वित्त राज्य मंत्री श्री पोन राधाकृष्णन भी उपस्थित है, जो आप इमेज में भी देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो 5वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। हाल ही में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने किस राज्य में 624 मेगावाट की कीरू पनबिजली परियोजना के निर्माण के लिए निवेश की मंजूरी दे दी है? तो दोस्तों हाल ही में कीरू पनबिजली परियोजना आकार ले रही है जम्मू कश्मीर में। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। आप इमेज में देख रहे हैं वो है कीरू पनबिजली योजना, जो तकरीबन 2022 तक ये पूरा निर्माण हो जाएगा। तो दोस्तों कीरू पनबिजली परियोजना किस नदी पर आकार ले रही है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों ये इमेज में देखिए, ये है हमारा जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर में जो आप लोकेशन यहाँ दिख रहे हैं वो है कीरू परियोजना का। तो दोस्तों आ कीरू परियोजना से पनबिजली परियोजना वो यहाँ कीरू के नजदीक, ये जो मैंने रेड कलर से हाईलाइट किया है वो है चिनाब रिवर, चिनाब रिवर। तो दोस्तों कीरू के नजदीक यहाँ चिनाब रिवर पर एक कीरू पनबिजली परियोजना आकार लेने वाली है। तो यहाँ बात आती है जम्मू कश्मीर की, तो ये डिटेल में हम जानते हैं कि सरकार ने जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर 624 मेगावाट की कीरू पनबिजली परियोजना निर्माण को मंजूरी दे दी है, जिस पर 4287 करोड़ 59 लाख रुपए का खर्च का अनुमान है। जम्मू कश्मीर के किस जिले में ये योजना निर्माण हो रही है? किश्तवाड़ा। तो किश्तवाड़ा में चिनाब नदी पर 624 मेगावाट की कीरू पनबिजली परियोजना का निर्माण चैनाब वैली पावर प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड करेगी। जम्मू कश्मीर के इस संयंत्र से उत्तरी ग्रिड को बिजली के जो आपूर्ति है वो हो सकेगी और इस परियोजना से 4.5 साल में पूरा होने का भी अनुमान किया गया है। तो दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है जो आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं 6ठे क्वेश्चन की ओर दोस्तों। तो केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी कौन से 2 स्थानों के बीच जल परिवहन एयरबोट सेवा का शुभारंभ करेंगे? तो दोस्तों हाल ही में हमारे नितिन गडकरी साहब जल परिवहन एयरबोट सेवा का शुभारंभ करने वाले हैं। एयरबोट परिवहन सेवा वो है वाराणसी और प्रयागराज के बीच, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। और ये बात कही है हमारे राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी साहब ने। तो दोस्तों ये देखिए नितिन गडकरी साहब क्या बोलते हैं। तो केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज कहा कि जल्द ही वाराणसी और प्रयागराज के बीच जल परिवहन सेवा शुरू हो जाएगी तथा अगले सप्ताह दोनों शहरों के बीच एयरबोट सेवा का शुभारंभ हो जाएगा। श्री नितिन गडकरी साहब ने लखनऊ में 80 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और आधारशिला समारोह में ये उद्बोधन दिया है। तो दोस्तों हाल ही में ये करंट अफेयर में है, याद रखिएगा। 7वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। हाल ही में महिला T20 इंटरनेशनल रैंकिंग में पहले स्थान पर किस देश
की क्रिकेट टीम है? तो दोस्तों हाल ही में महिला T20 इंटरनेशनल रैंकिंग में पहले पायदान पर है ऑस्ट्रेलिया, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। तो एक क्वेश्चन और भी बनता है कि आखिर हम अपने भारत की महिला टीम कौन से रैंक पर है? तो ये दोस्तों देखिए, ये है ऑफिशियल वेबसाइट इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की। तो उसी में वुमेन्स T20 रैंकिंग का जिक्र किया गया है। पहले पायदान पर है ऑस्ट्रेलिया, दूसरे पर न्यूजीलैंड, तीसरे पर इंग्लैंड, चौथे पर वेस्ट इंडीज और पांचवें स्थान पर है हमारा इंडिया। और दोस्तों ये भी मैं बता दूं कि विमेंस ओडीआई रैंकिंग में भी ऑस्ट्रेलिया विमेन टीम फर्स्ट पायदान पर है। और मेन की बात करूं तो मेंस में T20 में पाकिस्तान देश पहले पायदान पर है और मेन की ओडीआई रैंकिंग में इंग्लैंड देश पहले पायदान पर है। तो ये भी आपको याद रखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 8वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। हाल ही में इंग्लैंड के किस शहर में 6 मार्च से 10 मार्च तक ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन हुआ है? तो दोस्तों हाल ही में 5 दिन में ये ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन हाल ही में जारी है। और कहां पे जारी है? बर्मिंघम में, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। और दोस्तों ये जो ऑल इंग्लैंड की ये ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप है वो दूसरे नंबर की दुनिया की सबसे बैडमिंटन चैंपियनशिप है। तो दोस्तों उसी के बारे में हमको याद रखना चाहिए क्योंकि हमारे कई खिलाड़ी इसमें हिस्सा लेने गए हैं। तो इस बैडमिंटन की दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में से एक माना जाता है। 1899 में पहली बार ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप खेली गई थी। तब से आज तक यानी कि 120 साल से बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन इसका आयोजन कर रहा है। ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप बैडमिंटन की दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा प्राइज मनी वाला टूर्नामेंट है। तो ये याद रखिएगा। और उसी के बारे में हम ज्यादा जानते हैं तो दोस्तों ये भी देख लीजिए इसकी प्राइज मनी करीब 7 करोड़ रुपए यानी कि $10 लाख है। सिंगल्स के खिताब विजेता को करीब 50 लाख रुपए और डबल्स के विजेता को करीब 52 लाख रुपए का इनाम मिलता है। और हाल ही में इससे रिलेटेड हमारे भूतपूर्व एक खिलाड़ी है और उसी को हम याद करते हैं। तो दोस्तों ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत को पहली बार जीत 1980 में प्रकाश पदुकोण ने दिलाई थी। जो आप इमेज में देख रहे हैं वो है प्रकाश पदुकोण। और प्रकाश पदुकोण की बेटी दीपिका पदुकोण जो हम जानते हैं फिल्म इंडस्ट्रीज में हीरोइन का रोल है। तो दोस्तों उसी के पिता ने 1980 में बैडमिंटन चैंपियनशिप ये जीती थी और भारत में ये एकमात्र विजेता रहे हैं। तो उसी के बारे में भी आपको याद रखना चाहिए। 9वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। हमारे सूचना और प्रसारण सचिव कौन है जिसने हाल ही में नई दिल्ली में इंडिया 2019 वार्षिक संदर्भ और भारत 2019 पुस्तकें जारी की है? तो दोस्तों ये इंग्लिश वर्जन है और ये हिंदी वर्जन है और सरकार की ऑफिशियल ये बुक होती है और सभी योजनाओं के बारे में इसमें लिखा होता है। कोई भी यूपीएससी या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट को ये बुक अच्छी तरह पढ़ लेनी चाहिए। तो दोस्तों हाल ही में सूचना और प्रसारण सचिव ने ये बुक लॉन्च की है और हमारे सूचना और प्रसारण सचिव है अमित खरे, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। और दोस्तों ये इमेज में देखिए ये है अमित खरे जो यहाँ मिडल में खड़े हुए हैं वो अमित खरे ने हाल ही में भारत 2019 बुक लॉन्च की है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो 10वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कैंसर शोध पहल पर भारत और किस देश के बीच समझौता ज्ञापन को अपनी मंजूरी दे दी है? तो दोस्तों हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल ने ब्रिटेन के साथ यह समझौता हुआ है और मंत्रिमंडल ने उसकी मंजूरी दे दी है, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है।
और यहाँ बात आती है ब्रिटेन की। तो दोस्तों ब्रिटेन के बारे में हम जानने से पहले इस कैंसर के बीच जो समझौता हुआ है उसी की कुछ पृष्ठभूमि है वो मैं आपको बताता हूँ। भारत ब्रिटेन कैंसर शोध पहल विज्ञान और टेक्नोलॉजी मंत्रालय के जैव प्रौद्योगिकी विभाग तथा कैंसर रिसर्च यूके का 5 वर्ष का सहयोगी द्विपक्षीय शोध कार्यक्रम है और यह कार्यक्रम कैंसर के किफायती दृष्टिकोण पर फोकस करेगा। और यहाँ बात आती है ब्रिटेन की। तो ब्रिटेन के हाल ही के प्रधानमंत्री कौन है? थेरेसा मे। ब्रिटेन के हाल ही की राजधानी लंदन और ब्रिटेन की जो संसद है, विधानमंडल है, उसी का नाम क्या है? तो दोस्तों उसके उच्च सदन को, ऊपरी सदन को हाउस ऑफ लॉर्ड्स बोलते हैं और निम्न सदन को हाउस ऑफ कॉमन्स बोलते हैं। जिस तरह हमारे ऊपरी सदन को राज्यसभा और निचले सदन को लोकसभा बोलते हैं, उसी तरह वहां इस तरह का नाम होता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 11वां क्वेश्चन, 8 मार्च अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर किस फाउंडेशन आयोजित एक कार्यक्रम में 500 से अधिक शहरों में मैराथन दौड़ का आयोजन किया है? तो दोस्तों हाल ही में 9 नाम का एक फाउंडेशन है और उसी ने 500 से अधिक शहरों में एक मैराथन दौड़ का आयोजन किया है आज के अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर। आखिर क्यों आयोजन किया गया इस 9 फाउंडेशन द्वारा? तो मैं उसी के बारे में आपको बताता हूं। 9 फाउंडेशन के जिसके संस्थापक है अमर तुलसियान। तो अमर तुलसियान है, ये मैराथन इसलिए होगी ताकि पीरियड्स के दौरान भारतीय महिलाओं को और लड़कियों को असुरक्षित सैनिटरी प्रथाओं से मुक्त करने के प्रयास में और लोगों में जागरूकता बढ़ाने के तौर पर ये मैराथन का आयोजन हुआ है। और हमारे अक्षय कुमार जो फिल्म अभिनेता है और उसी ने ये एडवर्टाइजमेंट में अपना योगदान भी दिया है मैराथन में हिस्सा लेने के लिए। और दोस्तों जानिए यहाँ आज अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर कि देश में करीब 82% महिलाएं और लड़कियां पीरियड्स को मैनेज करने के लिए असुरक्षित तरीकों का इस्तेमाल करती है। देश में कई किशोरियां तो पीरियड्स के दौरान सैनिटरी नैपकिन नहीं बल्कि घास, पत्ते, राख, मिट्टी और कपड़े का इस्तेमाल करती है जो उनकी सेहत के लिए बेहद हानिकारक होता है। तो दोस्तों हाल ही में इस कैंपेन में जागरूकता बढ़ाने के लिए 9 फाउंडेशन ने बहुत ही योगदान दिया है। ये सैनिटरी किस तरह इस्तेमाल करना होता है उसी के बारे में वो जागरूकता बढ़ाने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं 12वां क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने ऑनलाइन मल्टीप्लेयर वीडियो गेम जो हाल ही में बच्चों के लिए घातक साबित हो रही है वो पबजी के लिए 13 साल से कम उम्र के बच्चों को खेलने पर पाबंदी लगा दी है? तो दोस्तों हाल ही में एक ऐसा देश है जिसने 13 साल से कम उम्र के बच्चों को पबजी खेलने पर पाबंदी लगा दी है और वो देश का नाम है चीन। तो दोस्तों चीन ने ये पबजी गेम खेलने पर पाबंदी लगा दी है। तो दोस्तों हाल ही में ये करंट अफेयर में है गेम, तो उसी के बारे में जानते हैं कि चीन में ऑनलाइन मल्टीप्लेयर वीडियो गेम पबजी के 13 साल से कम उम्र के बच्चों को खेलने पर पाबंदी लगा दी है। पबजी ऑनलाइन गेम को डेवलप करने वाली कौन सी कंपनी है? टेंसेंट कंपनी ने पबजी गेम में एक डिजिटल लॉक का फीचर डाल दिया है। इस फीचर के जरिए 13 साल से कम उम्र के बच्चों पबजी गेम को ओपन नहीं कर पाएंगे। यदि बच्चों को पबजी गेम खेलना है तो उन्हें अपने पेरेंट्स से एक गेम ओपन करवाना होगा। हालांकि यह प्रतिबंध फिलहाल सिर्फ चीन देश ने ही लगाया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। 13वां क्वेश्चन, हाल ही में सुर्खियों में रही प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना है उसी के बारे में, यह योजना 60 वर्ष की आयु के बाद असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को 3000 की मासिक पेंशन प्रदान करती है। तो इस योजना के संदर्भ में एक कथन सही है। और दोस्तों हाल ही में इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं
और आपकी दृष्टि में ये आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं तो ये श्रम योगी मानधन योजना, उसी के बारे में श्रम और रोजगार मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना को लॉन्च किया है। अंतरिम बजट में पीयूष गोयल जी ने घोषित किया था कि इस योजना को श्रम मंत्रालय द्वारा हाल ही में अधिसूचित किया गया है और इसी योजना के तहत कौन से व्यक्ति इस योजना के पात्र होंगे वो भी मैं आपको बताता हूं। इस योजना के पात्र 18 से 40 वर्ष की आयु समूह के घर से काम करने वाले श्रमिक, स्ट्रीट वेंडर, मिड डे मील श्रमिक, सिर पर बोझ ढोने वाले ऐसे श्रमिकों को मासिक रुपया 15,000 आय जिसकी कम है उसी को इस योजना के पात्र माना गया है। 14वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों, हाल ही में किस देश के राष्ट्र प्रमुख ने भारत के लिए वरीयता प्राप्त प्रणाली यानी कि जीएसपी कार्यक्रम के तहत अधिमान्य व्यापारिक शर्तों को समाप्त करने की घोषणा की है? तो दोस्तों हाल ही में अमेरिकी राष्ट्र प्रमुख ने ये जीएसपी कार्यक्रम के तहत अधिमान्य व्यापार शर्तों को समाप्त करने की घोषणा की है, यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। और यहां बात आती है डोनाल्ड ट्रंप साहब की। तो दोस्तों ये देखिए, जीएसपी का पहले हम बताते हैं फुल फॉर्म क्या होता है। तो जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस। जीएसपी लाभ को वापस लेने से भारत से निर्यात पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका है, क्योंकि जो अमेरिका में जो माल निकास होता था, निर्यात होता था, तो उसी पर जो वहां के आयात पर कुछ टैक्स लिया जाता था वो उसमें हटा दिया गया था। इसी के तौर पर हमारे काफी निकासकर्ता, निर्यातकर्ता लोग हैं वो अमेरिका में अपना माल सामान भेजते थे, लेकिन हाल ही में ये बंद करने से हमारे निर्यातकर्ताओं को ये माल काफी कॉस्टली होगा। तो दोस्तों जीएसपी कार्यक्रम में भारत के निर्यात का लगभग 5.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, जो भारत को सबसे बड़ा जीएसपी लाभार्थी बनाता है। रसायन, रत्न और आभूषण, इंजीनियरिंग और वस्त्र भारतीय औद्योगिक क्षेत्रों में से है जो इस जीएसपी से लाभान्वित होते थे, लेकिन अब नहीं होंगे। आगे बढ़ते हैं 15वें क्वेश्चन की ओर। दोस्तों महिला और बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा एनजीओ ब्रेक थ्रू और ट्विटर इंडिया के सहयोग से एक अभियान शुरू किया गया है। तो इस अभियान का नाम क्या है? तो दोस्तों हाल ही में महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा ये 2 एनजीओ ब्रेक थ्रू और ट्विटर इंडिया के सहयोग से एक अभियान शुरू किया गया है और इस अभियान का नाम है वेब वंडर वुमन, यानी कि WWW वेब वंडर वुमन, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। और ये बात आती है वेब वंडर वुमन की, तो ये क्या है वो मैं आपको बताता हूं। दोस्तों इस अभियान के माध्यम से मंत्रालय का लक्ष्य है कि वे दुनिया भर से उन भारतीय महिलाओं की स्थिति की पहचान करें जिन्होंने समाज में बदलाव लाने के लिए सकारात्मक सोशल मीडिया की शक्ति का उपयोग किया है। अभियान का उद्देश्य इन मेधावी महिलाओं के प्रयासों को प्रोत्साहित करना, पहचानना और स्वीकार करना है। तो दोस्तों हाल ही में ये कैंपेन चल रहा है WWW और उसी का नाम आपको याद रखना है वेब वंडर वुमन। अगला क्वेश्चन दोस्तों, स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2019 के तहत किस शहर को भारत का सबसे अच्छा शहर घोषित किया गया है? तो दोस्तों हाल ही में इंदौर मध्य प्रदेश को 2019 का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। और दोस्तों दूसरे नंबर पे कौन है? दूसरे नंबर पर है अंबिकापुर छत्तीसगढ़। तीसरे नंबर पे कौन है? मैसूरू कर्नाटक में। तो दोस्तों ये पहले, दूसरे और तीसरे पायदान पर है। और यहाँ बात आती है स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार की जो घोषणा की गई है, तो उसी के बारे में आपको जानना ही चाहिए, बहुत मायने रखता है, क्योंकि 150वीं गांधी जयंती के अवसर पर स्वच्छ भारत मिशन ये केंद्र स्थान का विषय रहा है। तो दोस्तों भोपाल
देश की सबसे स्वच्छ राजधानी का अवार्ड मिला है। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद क्षेत्र को सबसे स्वच्छ छोटे शहर का पुरस्कार मिला है। उत्तराखंड के गौचर को बेस्ट गंगा टाउन के घोषित किया गया है। सबसे साफ बड़े शहर में नाम दिया गया है अहमदाबाद का। रायपुर जिसे मिलता है सबसे तेज चलने वाला बड़ा शहर। उज्जैन का नाम है क्लीन मीडियम सिटी के नाम पर। मथुरा और वृंदावन को फॉरेस्ट मूविंग मीडियम सिटीज का टैग दिया गया है। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वो आपको याद रखना चाहिए। आने वाले एग्जाम में इसमें से शायद एक आध क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। 17वां क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल के कमेटी में चेयरमैन नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों हाल ही में हमारे क्रिकेटर अनिल कुंबले साहब को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। और यहाँ बात आती है अनिल कुंबले की, तो दोस्तों ये इमेज में देखिए, ये है अनिल कुंबले, हमारे फॉर्मर क्रिकेटर। तो भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज लेग स्पिनर अनिल कुंबले को लगातार दूसरी बार अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल क्रिकेट कमेटी का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। साल 2013 में अध्यक्ष नियुक्त किए गए अनिल कुंबले का यह दूसरा और आखिरी कार्यकाल है। और यहां बात आती है आईसीसी की, तो और हम जानकारी लेते हैं। दुबई में आयोजित आईसीसी की 6 दिवसीय बैठक के दौरान यह फैसला लिया गया है और भारतीय क्रिकेट टीम के कोच रह चुके कुंबले को 2012 में आईसीसी क्रिकेट कमेटी का सदस्य बनाया गया था और साल 2013 में उन्हें समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था और अगले 3 साल के लिए आईसीसी क्रिकेट समिति के वो अध्यक्ष बने रहेंगे। दोस्तों याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। 18वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, हाल ही में चर्चा में रहे अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय यानी कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, तो उसकी अदालत की आधिकारिक बैठक कहां होती है? तो दोस्तों अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय की आधिकारिक बैठक हमेशा आयोजित की जाती है द हेग नीदरलैंड में, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। तो दोस्तों यहां बात आती है आईसीसी की, तो ये देखिए अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय यानी कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, तो उसी का एक स्थायी न्यायाधिकरण है जिसमें जनसंहार, मानवता के खिलाफ अपराध, युद्ध अपराधों और आक्रमण का अपराध के लिए अपराधियों के खिलाफ मुकदमा चलाया जाता है। और आईसीसी का निर्माण 1945 के बाद अंतरराष्ट्रीय कानून का शायद सबसे महत्वपूर्ण यह सुधार माना जाता है और ये है आईसीसी का ऑफिशियल लोगो। और दोस्तों मैंने कल आपसे वीडियो में एक क्वेश्चन पूछा था और वो क्वेश्चन था, हाल ही में रेड फ्लैग 19 सैन्य अभ्यास किस देश में आयोजित किया गया है? तो दोस्तों हाल ही में रेड फ्लैग 19 जो सैन्य अभ्यास है वो आयोजित किया गया है अमेरिका में, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। और सभी दोस्तों ने इसका सही आंसर दिया है। और आज के वीडियो का क्वेश्चन, एशियन गेम्स 2022 में क्रिकेट के किस प्रारूप को शामिल कर लिया गया है? दोस्तों एशियन गेम्स जो हांगझोउ चाइना में होने वाले हैं 2022 में, उसमें ये 4 ऑप्शन में से किस फॉर्मेट की क्रिकेट को इसमें शामिल कर लिया गया है? इसी का सही आंसर दोस्तों आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। तो दोस्तों यहां कमेंट बॉक्स में आप आज के क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा। और हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए और एक लाइक तो बनता ही है। कल फिर मिलेंगे एक नए करंट अफेयर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।